हेलो एवरीवन। कंटिन्यू करते हैं कारो 2020 को। और कारो 2020 के अंदर हमने क्लॉज नंबर 1 से लेकर क्लॉज नंबर 14 को कवर अप कर लिया है, जो हमारे पिछले सेशंस थे उनके अंदर। नाउ अब जो इसके रिमेनिंग क्लॉजेस बचे हुए हैं, क्लॉज नंबर 15 से लेकर क्लॉज नंबर 21 मैंने आपको एप्लीकेबिलिटी के साथ करा दिया था। क्लॉज नंबर 15 से लेकर क्लॉज नंबर 20 को हम इस सेशन के अंदर कवर अप करेंगे। स्टार्ट करते हैं क्लॉज नंबर 15 के साथ। क्लॉज नंबर 15 बेस्ड है नॉन कैश ट्रांजैक्शन विद डायरेक्टर्स के साथ। सेक्शन 192 आपने कंपनी लॉ के अंदर मीटिंग्स ऑफ द बोर्ड एंड इट्स पावर चैप्टर के अंदर पढ़ा होगा। उस चैप्टर के अंदर लास्ट टॉपिक्स में से है ये। सेक्शन 192 कहता है कि एक कंपनी अपने किसी डायरेक्टर के साथ या होल्डिंग कंपनी के डायरेक्टर या सब्सिडियरी कंपनी के डायरेक्टर, एसोसिएट कंपनी के डायरेक्टर और एनी पर्सन हु इज कनेक्टेड विद सच डायरेक्टर, उनके साथ दो तरह के अरेंजमेंट नहीं कर सकते जब तक कंडीशन जो सेक्शन 192 के अंदर बताई गई है उनका कंप्लायंस नहीं होता। कंडीशंस क्या है? कंडीशन है कि जो ये अरेंजमेंट है नॉन कैश ट्रांजैक्शन का, जिसके थ्रू कंपनी इन डायरेक्टर से कोई असेट एक्वायर कर रही है, कंसीडरेशन नॉन कैश जा रहा है, या डायरेक्टर कंपनी से कोई असेट एक्वायर कर रहा है, कंसीडरेशन नॉन कैश में दे रहा है, तो नंबर एक तो कंपनी की जनरल मीटिंग में अप्रूवल लो। यदि ये डायरेक्टर होल्डिंग कंपनी का है तो होल्डिंग कंपनी की जनरल मीटिंग के अंदर भी अप्रूवल चाहिए। और इसके साथ साथ जो जनरल मीटिंग का नोटिस जाएगा उसके अंदर इस अरेंजमेंट की पूरी डिटेल जाएगी अलोंग विद द वैल्यू ऑफ द असेट, और जो वैल्यूएशन की गई है बाय अ रजिस्टर्ड वैल्यूअर। तो ये तो सेक्शन 192 के रिक्वायरमेंट है, उसके प्रोविजन है। एज ए ऑडिटर हमारी क्या रिक्वायरमेंट है? एज ए ऑडिटर हमारी रिक्वायरमेंट पैरा 3 क्लॉज नंबर 15 के अंदर 2 पॉइंट्स की रिपोर्टिंग पर है। नंबर 1, क्या कंपनी ने ड्यूरिंग द ईयर कोई नॉन कैश ट्रांजैक्शंस की है विद द डायरेक्टर्स एंड दैट ट्रांजैक्शन इज बीइंग कवर्ड अंडर सेक्शन 192? यदि हां, देन क्या 192 का कंप्लायंस हुआ है? वेदर द कंपनी हैज एंटर्ड इनटू नॉन कैश ट्रांजैक्शंस विद डायरेक्टर्स और पर्सन्स कनेक्टेड विद हिम, एंड यदि हां, क्या सेक्शन 192 का कंप्लायंस हुआ या नहीं हुआ? पॉइंट्स टू रिमेंबर में मैंने पहले सेक्शन 192 की डिटेल दी है। सेक्शन 192 एक रेस्ट्रिक्शन लगाता है कुछ अरेंजमेंट्स के ऊपर। दो तरह के अरेंजमेंट है जहां पर एक कंपनी है, लेट्स से सी लिमिटेड नाम की एक कंपनी है, ये अपने किसी डायरेक्टर के साथ, होल्डिंग कंपनी के डायरेक्टर के साथ, सब्सिडियरी कंपनी के डायरेक्टर के साथ, या एसोसिएट कंपनी के डायरेक्टर के साथ, या कोई भी और पर्सन जो कनेक्टेड है विद सच डायरेक्टर्स, इनके साथ यदि कोई भी अरेंजमेंट करती है। दो तरह के अरेंजमेंट है। कैसे? डायरेक्टर्स ये कंपनी से कोई असेट एक्वायर कर रहे हैं, या ये जो कंपनी है ये डायरेक्टर से कोई असेट एक्वायर कर रही है। कंपनी डायरेक्टर से असेट एक्वायर कर रही है तो कंपनी जो डायरेक्टर को पेमेंट कर रही है वो नॉन कैश में कर रही है। डायरेक्टर कंपनी से कोई असेट एक्वायर कर रही है और कंपनी इसके लिए जो पेमेंट डायरेक्टर से ले रही है वो नॉन कैश में ले रही है। से फॉर एग्जांपल, यदि कंपनी के पास एक लैंड है, डायरेक्टर के पास एक आईपीआर है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट उसका अपना है, सोल कैपेसिटी में वो इस प्रॉपर्टी राइट को होल्ड करता है। इन दोनों के बीच में एक अरेंजमेंट होता है, कंपनी ये पीस ऑफ लैंड डायरेक्टर को दे देगी और डायरेक्टर अपना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट वो असाइन कर देगा इन फेवर ऑफ कंपनी। ट्रांजैक्शन में कहीं कोई कैश इन्वॉल्व नहीं है। लैंड की वैल्यू क्या थी, आईपीआर की वैल्यू क्या थी, इस वैल्यू को डिटरमाइन किसके थ्रू कराया जाएगा? एक रजिस्टर्ड वैल्यूअर के थ्रू। एक कंडीशन ये, कंपनी की जनरल मीटिंग में
इस अरेंजमेंट का अप्रूवल रिक्वायर्ड है। यदि ये डायरेक्टर कंपनी का ना होकर होल्डिंग कंपनी का है तो सिमिलर अप्रूवल जनरल मीटिंग ऑफ होल्डिंग कंपनी में भी चाहिए आपको। ये कंडीशंस बताई गई हैं सेक्शन 192 के अंदर और ये दो तरह के अरेंजमेंट बताए गए हैं। यही मैंने यहां पर कवर अप भी किया हुआ है पहले दो पॉइंट के अंदर। सेक्शन 192 डील्स विद रेस्ट्रिक्शंस on non-cash transaction involving directors or persons connected with them। ये सेक्शन प्रोहिबिट करता है द कंपनी को फ्रॉम एंटरिंग द फॉलोइंग टाइप ऑफ टू अरेंजमेंट्स अनलेस द कंडीशंस विच आर स्पेसिफाइड इन सेक्शन 192 हैज बीन कंप्लाइड विद। अरेंजमेंट क्या है? अरेंजमेंट जिसमें डायरेक्टर किसका, कंपनी का, होल्डिंग का, सब्सिडियरी का, एसोसिएट का या एनी पर्सन हु इज कनेक्टेड विद सच डायरेक्टर ईदर एक्वायर और is to acquire any asset for consideration other than cash। कोई भी असेट एक्वायर किया जा रहा है फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश फ्रॉम द कंपनी, या फिर कंपनी एक्वायर कर रही है इन डायरेक्टर से कोई असेट फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। एन अरेंजमेंट बाय विच द कंपनी एक्वायर और इज टू एक्वायर द असेट्स फॉर कंसिडरेशन other than cash from such director or person so connected। now conditions क्या क्या है? नंबर 1, company should have obtained a prior approval for such arrangement by way of a resolution in the general meeting of the company। नंबर 2, यदि director concerned is the director of the holding company, a similar approval in the general meeting of the holding company is also required। If the concerned director or connected person is the director of the holding, the later two means holding company should also have obtained a prior approval by way of a resolution at its general meeting। तीसरी कंडीशन, जो जनरल मीटिंग का नोटिस है फॉर द अप्रूवल ऑफ दिस रेजोल्यूशन, इट मस्ट कंटेन द डिटेल ऑफ द अरेंजमेंट along with the value of the asset involved and which is being valued by a registered valuer। रजिस्टर्ड वैल्यूअर से इसकी वैल्यूएशन को कराया गया है। तो ये कंडीशंस हैं जो सेक्शन 192 ने बता रखी है। ये तो हो गई लॉ की रिक्वायरमेंट। अब बात कर लेते हैं हम अपने प्रोसीजर्स की और रिपोर्टिंग की। हमें रिपोर्ट करना है इन दो बातों को। पहली बात, क्या कंपनी ने कोई ऐसा अरेंजमेंट किया है विद सच डायरेक्टर्स नॉन कैश में, और यदि हां तो क्या 192 कंप्लाई हुआ या नहीं हुआ। तो नंबर 1 पर तो क्या देखना है, क्या कोई अरेंजमेंट हुआ भी है? हुआ है तो मैं आगे नंबर 2 पर आऊंगा। अरेंजमेंट ही नहीं हुआ, बात खत्म। द रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट अंडर दिस क्लॉज आर इन 2 पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट रिक्वायर्स द ऑडिटर टू रिपोर्ट whether the company has entered into any non-cash transactions with the director or any person connected with such director। Second part requires the auditor to report क्या provisions of section 192 has been complied with। तो second part की reporting तब आएगी जब part 1 apply हो रहा होगा। Therefore, the second part of the clause becomes reportable only when answer of the first part is in affirmative। रिपोर्टिंग का सुजेस्टेड फॉर्मेट भी गाइडेंस नोट में दिया हुआ है। दो स्टडी मटेरियल में नहीं है, ये आपकी चॉइस है करना या ना करना, बट मुझे लगता है कि ये एक मिनिमम रिक्वायरमेंट है गाइडेंस नोट की जो हमें जरूर करनी चाहिए पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन गिवन टू अस, द कंपनी हैज एंटर्ड इनटू नॉन कैश ट्रांजैक्शंस विद वन ऑफ द डायरेक्टर्स और पर्सन connected with the director during the year by the acquisition of assets, by assuming directly related liabilities which in our opinion is covered by the provisions of section 192, जिसके लिए और अप्रूवल जनरल मीटिंग में अभी नहीं ली गई है, और अप्रूवल ले ली गई तो आप लिख दीजिए सेक्शन 192 हैज बीन कंप्लाइड विद। तो ये था हमारा
सेक्शन 192 के ऊपर बेस्ड कारो का पैरा 3 क्लॉज नंबर 15। इसके ऊपर क्वेश्चन एग्जाम में तो कभी नहीं आया, बट ये एक क्वेश्चन आरटीपी में एक बार आया था। आरएनटी entered into non-cash transaction with Mr. Ram, son of one of the director of the company, that is a person connected with the director, which is an arrangement जिसके थ्रू आरएनटी asset acquire कर रही है for consideration other than cash. How as a auditor you will report under the caro? तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। डिटेल्ड आंसर आप क्वेश्चन बैंक से रेफर कर सकते हैं इसका। नाउ इसके बाद पैरा 3 क्लॉज नंबर 16, ये है एनबीएफसी के केस में, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज के केस में। इसकी डिटेल एनबीएफसी के चैप्टर में वैसे मैंने कवर की है, बट कारो के अंदर भी हम इसको कवर कर लेते हैं तो रिवाइज हो जाएगा। या यहां पर मेन पढ़ लो, एनबीएफसी में रिवाइज हो जाएगा, एनबीएफसी में डिटेल पढ़ोगे तो यहां पर रिवाइज हो जाएगा। इन केस ऑफ नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज, companies are required to obtain registration from the RBI. RBI के पास कंपनी को रजिस्टर्ड कराना होगा यदि एक कंपनी एनबीएफसी का बिजनेस करना चाहती है तो। और इसके लिए जो रिक्वायरमेंट है 50-50 का एक टेस्ट है कि यदि कंपनी का प्रिंसिपल बिजनेस फाइनेंसिंग एक्टिविटी का है देन कंपनी को आरबीआई के पास कंपल्सरी रजिस्टर्ड करवाना होगा अपने आप को। अब क्या कंपनी का मेन बिजनेस प्रिंसिपल बिजनेस फाइनेंसिंग एक्टिविटी है या नहीं है, उसके लिए 50-50 टेस्ट देखा जाता है। क्या कंपनी के टोटल एसेट का एटलीस्ट 50% फाइनेंसिंग नेचर के एसेट्स हैं, कंपनी की इनकम का 50% पार्ट उन फाइनेंसिंग एसेट से आ रहा है। यदि ऐसा है तो हम कहेंगे कि यस, कंपनी इज प्राइमरीली एंगेज्ड इन financing activity and company is required to get itself registered with the RBI। तो क्या कंपनी ने अपने आप को आरबीआई के पास अंडर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 45IA ऑफ द आरबीआई एक्ट रजिस्टर्ड कराया या नहीं कराया? नहीं कराया तो इसके क्या कारण है? ये तो इसके पहले पार्ट में रिक्वायर्ड है। वेदर द कंपनी इज रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 45IA ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट, यदि हां तो क्या रजिस्ट्रेशन करवाया गया है? यह पुराने कारों के अंदर भी प्रोविजन होता था, कारो 16 में। इसके रिलेशन में गाइडेंस नोट के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर कवर हैं। ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू एग्जामिन वेदर द कंपनी इज एंगेज्ड in the business which attracts the requirement of the registration. Registration is required यदि कंपनी की फाइनेंसिंग एक्टिविटी प्रिंसिपल बिजनेस, यदि कंपनी का प्रिंसिपल बिजनेस फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। और इसके लिए एनबीएफसी वाले चैप्टर में आप डिटेल पढ़ोगे, 50-50 टेस्ट होता है। मींस टोटल एसेट का 50% फाइनेंसिंग नेचर के होने चाहिए, टोटल इनकम का 50% फाइनेंसिंग एसेट से होना चाहिए। यदि ये 50-50 टेस्ट पूरा होता है तो हम कहते हैं एनबीएफसी का प्रिंसिपल बिजनेस फाइनेंसिंग एक्टिविटी है और इसको आरबीआई के पास सेक्शन 45IA की रिक्वायरमेंट के अंदर रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी है। ऑडिटर को बताना है क्या रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट है, यदि हां तो क्या रजिस्ट्रेशन करवाया गया है, यदि नहीं देन उसके क्या कारण है, तो ये रिक्वायरमेंट है जो ऑडिटर को अपनी रिपोर्ट के अंदर इनकॉर्पोरेट करना होगा कि क्या ऑडिटर को रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी, क्या कंपनी को रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी था, क्या कंपनी ने रजिस्ट्रेशन करा लिया, नहीं कराया तो इसके क्या कारण है। यह सबसे इंपॉर्टेंट क्लॉज था इसका, क्लॉज 16 का ए पार्ट। क्लॉज 16 के अंदर 3 नए क्लॉज और ऐड किए गए, सब क्लॉज। इसका पहला क्लॉज है क्या कंपनी
नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल या हाउसिंग फाइनेंस एक्टिविटीज कर रही है विदाउट अ वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। पहली बात में तो क्या सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी था? लिया है तो ठीक है। दूसरे पॉइंट में कहा गया क्या बिना सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन के कंपनी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल या हाउसिंग फाइनेंस की एक्टिविटी को कर रही है क्या? हां या ना में जवाब आएगा इसका। तो वेदर यदि कंपनी एक कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी है, इसकी डिटेल आप एनबीएफसी के चैप्टर में पढ़ेंगे कि कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी क्या होती है। मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूं। मान लीजिए एक ग्रुप है कंपनीज का, ग्रुप 1। इसके अंदर एक कंपनी, 2 कंपनी, 3 कंपनी, 4 कंपनी है। इस ग्रुप में ये एक कंपनी मान लीजिए क्या है, ये एक कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी है। मींस ये कंपनी शेयर्स एंड सिक्योरिटीज को एक्वायर करती है, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी है इस कंपनी की। लेकिन ये इन्वेस्टमेंट सिर्फ और सिर्फ किसमें करती है? ग्रुप की कंपनीज के अंदर, किसी और में नहीं करती। तो एक कंपनी जो अपनी इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स एंड अदर सिक्योरिटीज सिर्फ और सिर्फ ग्रुप की कंपनीज में करती है, उसको कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी की डेफिनेशन में रखा जाता है। और फिर एक सिस्टेमिकली इंपॉर्टेंट कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी है जिसकी डिटेल आप आगे जाकर एनबीएफसी में पढ़ेंगे कि इनका जो मिनिमम असेट साइज है वो 100 करोड़ रुपीस का होना चाहिए, मिनिमम असेट साइज। तो उसी के रिलेशन में यहां पर ये रिपोर्टिंग कही गई है। क्या एनबीएफसी एक कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी है जो डेफिनेशन रेगुलेशंस में दी गई है आरबीआई की, जिसकी डिटेल आप एनबीएफसी के चैप्टर में पढ़ेंगे? यदि हां, क्या ये कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी का जो क्राइटेरिया आरबीआई की रेगुलेशन में बताया गया है उसको फुलफिल कर रही है? एंड इन केस द कंपनी इज एन एग्जम्प्टेड और अनरजिस्टर्ड सीआईसी, वेदर इट कंटिन्यू टू फुलफिल सच क्राइटेरिया और नॉट। सो यदि एक कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी की हम बात कर रहे हैं, एक कंपनी जिसकी ऑडिट हो रही है, तो क्या वो कंपनी कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी की डेफिनेशन में फॉल करती है? और जो कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी का क्राइटेरिया स्पेसिफाई किया गया है इन द रेगुलेशंस मेड बाय द आरबीआई, क्या उस क्राइटेरिया को फुलफिल किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा? और लास्ट पॉइंट में रिपोर्टिंग की गई है, क्या ग्रुप में एक से ज्यादा कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी है? यदि हां तो बताएं ग्रुप के अंदर कितनी और कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज हैं? इंडिकेट नंबर ऑफ सीआईसीज विच आर पार्ट ऑफ द ग्रुप। तो क्लॉज नंबर 16 में जो एनबीएफसी के ऊपर बेसिकली क्लॉज बेस्ड है, 2 पार्ट्स में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। इसका क्लॉज ए एंड क्लॉज बी। इसका क्लॉज ए ये बताता है हमें क्या एनबीएफसी का प्रिंसिपल बिजनेस यदि फाइनेंसिंग एक्टिविटी है तो इसका मतलब कंपनी इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 45IA ऑफ द आरबीआई एक्ट। बी, वेदर रजिस्ट्रेशन ऑब्टेन्ड और नॉट। एंड यदि कंपनी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल या हाउसिंग फाइनेंस एक्टिविटी में एंगेज्ड है विदाउट होल्डिंग COR, certificate of registration, then also reporting is required under clause number 16 subclause B। C और D ये दोनों क्लॉज CIC के ऊपर बेस्ड है। ग्रुप में क्या एक से ज्यादा CIC है? यदि हां
आप नंबर बताइए ग्रुप में कितनी CIC हैं, कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज। पार्ट सी कहता है कि क्या कंपनी CIC का जो क्राइटेरिया है जो बताया गया है इन द रेगुलेशंस दैट आर बीइंग स्पेसिफाइड बाय द फ्रेम्ड बाय द RBI, क्या कंपनी इस क्राइटेरिया को फुलफिल करती है या नहीं करती है। तो ये पैरा 3 क्लॉज नंबर 16 के अंदर रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट है। नाउ इसके बाद अब हमारे पास बचे हैं 4 छोटे छोटे क्लॉज, और ये चारों क्लॉज इस टाइम पर आपके सामने नजर आ रहे हैं। बस ये 4 छोटे छोटे क्लॉज हैं और उसके बाद कारो खत्म। पहला पॉइंट, कैश लॉसेस। ये कारो 2003 में भी हुआ करता था। क्या कंपनी को करंट ईयर में कैश लॉस हुआ है क्या? मींस कैश रिसीट्स are lower than cash payments। जनरली जब P&L अकाउंट बनाया जाता है तो P&L अकाउंट के अंदर जो रेवेन्यू रिसीट्स रिकॉर्ड की जाती हैं वो एक्रूअल बेसिस पर की जाती हैं, बट यहां पर जो रिक्वायरमेंट है वो कैश लॉसेस की है कि क्या कंपनी में कैश लॉसेस हुए हैं क्या। मींस जो रेवेन्यू रिसीट्स इन द फॉर्म ऑफ कैश है वो कम है उन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से जो कैश की फॉर्म में किए गए हैं इन द करंट ईयर एज वेल एज इन द इमीडिएट फाइनेंशियल ईयर। तो ये तो एक फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट है कि आपको इस चीज को आइडेंटिफाई करना है और रिपोर्ट करना है। यदि कैश लॉस हुए हैं करंट ईयर में या पिछले साल इमीडिएट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, नहीं है बात खत्म। यदि है रिपोर्ट द अमाउंट। तो इनके अंदर कोई ज्यादा डिटेल है ही नहीं। ये क्लॉज नंबर 17 की रिक्वायरमेंट है। क्लॉज नंबर 18 ये बात करता है क्या ड्यूरिंग द ईयर, करंट ईयर के बीच में जो ऑडिटर थे वो रिजाइन करके चले गए और उनकी जगह पर आप आए हो, तो यदि आप आए हो तो आपने पुराने ऑडिटर के कंसर्न्स को कंसीडर किया या नहीं किया। वेदर देयर हैज बीन एनी रेजिग्नेशन ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिटर ड्यूरिंग द ईयर अंडर ऑडिट, यदि हां तो जो इनकमिंग ऑडिटर है, नया ऑडिटर मींस आप जो कारों की रिपोर्टिंग करोगे, क्या आपने कंसीडर किया उन कंसर्न्स को, इश्यूज को, ऑब्जेक्शंस को जो किसने रेज की थी? पुराने ऑडिटर ने, आउटगोइंग ऑडिटर ने जो रिजाइन करके गया है। कंसीडर्स द इश्यूज, ऑब्जेक्शंस और द कंसर्न्स रेज्ड बाय द आउटगोइंग ऑडिटर। इसके बाद existence of material uncertainty as to company ability to meet its liability। वैसे इसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी। क्यों? क्योंकि SA 570 के अंदर ऑडिटर इस वर्किंग को करता ही है, बट फिर भी इन्होंने एक स्पेसिफिक रिपोर्टिंग मांग ली। कैसे? ये कहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल रेशियो, एजिंग and expected date of realization of financial asset and payment of financial liability and other information। फैक्टर्स इन्होंने बताए किन किन चीजों के बेस पर? रेशियोज के बेस पर, एजिंग के बेस पर, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ रियलाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल असेट एंड पेमेंट ऑफ फाइनेंशियल लाइबिलिटीज एंड अदर इंफॉर्मेशन। इनके बेसिस पर द ऑडिटर्स नॉलेज ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड मैनेजमेंट प्लान, 5वां पॉइंट, क्या ऑडिटर is of the opinion that no material uncertainty exists as on the date of audit report as to the going concern to meet its liability। यदि आप इसके कॉरेस्पॉन्डिंग SA 570 को स्टडी करते हैं तो SA 570 में एक पॉइंट है कि यदि गोइंग कंसर्न एप्रोप्रिएट है बट कोई मटेरियल
अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है तो ऑडिटर को अपनी रिपोर्ट में एक पैरा ऐड ऑन करना होता है जिसका नाम है MURG, मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू गोइंग कंसर्न। बट यदि कोई अनसर्टेनिटी भी नहीं है और जो कमिंग 12 मंथ का पीरियड है उसके अंदर कंपनी इज एबल टू पे ऑफ इट्स लायबिलिटीज कंफर्टेबली, कोई इशू नहीं है, देन आपको रिपोर्ट करना है आपकी ओपिनियन में कोई मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट नहीं करती है एज ऑन द डेट ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट दैट कंपनी इज कैपेबल ऑफ मीटिंग इट्स लायबिलिटीज एग्जिस्टिंग ऑन द डेट ऑफ बैलेंस शीट as and when they fall due within a period of 1 year from the balance sheet date। बैलेंस शीट डेट के 1 साल तक कंपनी को किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। हमारी ओपिनियन में कंपनी के पास फंड्स अवेलेबल हैं, मैनेजमेंट के प्लान्स एप्रोप्रिएट हैं। तो एक चीज जरा इसको हम थोड़ा सा और फर्दर डिस्कस करेंगे। पैरा 3 क्लॉज नंबर 19 को लेकर along with SA 570, SA 570 कहता है गोइंग कंसर्न एप्रोप्रिएट नो मटेरियल अनसर्टेनिटी, कोई सेपरेट रिपोर्टिंग नहीं चाहिए। गोइंग कंसर्न एप्रोप्रिएट है, मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है, हाउएवर उनको मिटिगेट करा लिया गया है और उसके एप्रोप्रिएट डिस्क्लोजर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दे दिए गए हैं। तो ऐसी सिचुएशन में SA 570 की रिक्वायरमेंट के अंदर आप MURG इस पैरा को डालते हैं अपनी ऑडिट रिपोर्ट में। मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है, मिटिगेटिंग फैक्टर भी हैं एंड उसके एप्रोप्रिएट डिस्क्लोजर्स नहीं दिए गए, इनएडिक्वेट और नो डिस्क्लोजर्स। तो उस केस में आप अपनी ओपिनियन को मॉडिफाइड करते हैं। ये SA 570 की रिक्वायरमेंट है। अब इसी के ऊपर मैं आपके साथ इस पर्टिकुलर पॉइंट को कवर अप कर रहा हूं। यदि कोई मटेरियल अनसर्टेनिटी नहीं है, कोई सेपरेट रिपोर्टिंग SA 570 ने हमारे से डिमांड नहीं की, हाउएवर पैरा 3 क्लॉज 19 कहता है ऑडिटर को अपनी ओपिनियन देनी है कि बेस्ड अपॉन certain factors he is of the opinion no material uncertainty exists। सो ये वाला जो पॉइंट है, ये वाले पॉइंट को SA 570 ने रिपोर्टिंग में नहीं मांगा, लेकिन कारों में इसकी रिपोर्टिंग आ गई। तो आपको क्वेश्चन को एप्रोप्रिएटली आइडेंटिफाई करना होगा कि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है। क्वेश्चन में मटेरियल अनसर्टेनिटी है ही नहीं, देन कारों की रिपोर्टिंग है। मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है, देन फिर आपकी 570 की रिपोर्टिंग है। और मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है तो भी आप यहां पर पैरा 3 क्लॉज 19 में रिपोर्टिंग करेंगे और कहेंगे मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है। तो ये हमारे क्लॉज नंबर 19 की रिक्वायरमेंट है।
on the basis of financial ratios, aging, dates of realization of financial assets and payment of financial liabilities, other information, auditor's knowledge of the directors and the management plan. यहां पर ऑडिटर नेगेटिव कमेंट दे देगा यदि अनसर्टेनिटी होगी. I am of the opinion that material uncertainty exists as on the date of audit report. और यदि कोई अनसर्टेनिटी नहीं है तो ये लैंग्वेज यही रहेगी, no material uncertainty exists as on the date of audit report. So based upon this, जो भी सिचुएशन सामने है उसके बेसिस पर ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट अंडर द रिक्वायरमेंट ऑफ पैरा 3 क्लॉज नंबर 19. नाउ आगे बढ़ते हैं. पैरा 3 क्लॉज 20, ट्रांसफर ऑफ अनस्पेंट CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. सेक्शन 135 सब सेक्शन 5, इसमें सेकंड प्रोवाइजो के अंदर एक अमेंडमेंट आई थी कि जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के मिनिमम अमाउंट हैं जो कंपनीज को स्पेंड करने होते हैं, यदि उन अमाउंट को स्पेंड नहीं किया गया और कोई ऑन गोइंग प्रोजेक्ट भी नहीं चल रहा जिसके लिए इन फंड्स को ईयर मार्क किया गया है, स्पेसिफिक एलोकेट किया गया है, तो ऐसे फंड्स को आपको ट्रांसफर करना होगा टू अ फंड that is to be specified under the schedule 7. मैं आपको इसका कंपनी लॉ से प्रोविजन दिखाता हूं 135(5) का. यह प्रोविजन है सेक्शन 135 सबसेक्शन 5 का. इसके अंदर सेकंड प्रोवाइजो पर मुझे मेनली जाना है. 135 के सेकंड प्रोवाइजो के ऊपर द बोर्ड ऑफ सबसेक्शन 5 रीड कर रहा हूं मैं. द बोर्ड ऑफ एवरी कंपनी रेफर टू इन सबसेक्शन 1 shall ensure that company spends in every financial year at least 2% of the average net profit of the company made during the 3 immediate preceding financial year. और यदि कंपनी के 3 फाइनेंशियल ईयर पूरे नहीं हुए हैं ड्यूरिंग द इमीडिएट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर इन परसुएंस ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पॉलिसी. इसका प्रोवाइजो नंबर 2 पढ़िए जरा. प्रोवाइडेड फर्दर दैट इफ कंपनी फेल्स टू स्पेंड सच अमाउंट, यदि कंपनी ये अमाउंट स्पेंड नहीं करती है, द बोर्ड शैल स्पेसिफाई द रीजंस फॉर नॉट स्पेंडिंग सच अमाउंट. इसके आगे चलना है अब हमें, जो ग्रीन कलर में दिया हुआ है. एंड अनलेस द अनस्पेंट अमाउंट relates to any ongoing project, transfer such unspent amount to a fund specified in schedule 7 within a period of 6 months of the expiry of financial year. बस ये पॉइंट 8 लिखा हुआ है इसके ऊपर, और ये मैं आपको दिखा देता हूं पॉइंट नंबर 8. ये कंपनी अमेंडमेंट एक्ट 2019 के थ्रू इंसर्ट किया गया था, लेकिन अभी तक ये इफेक्टिव नहीं हुआ है. इट इज नॉट येट मेड इफेक्टिव. तो चलते हैं अपने मेन कारों के पॉइंट पर. पॉइंट ए में रिपोर्टिंग क्या है? वेदर इन रिस्पेक्ट ऑफ अदर देन ऑन गोइंग प्रोजेक्ट. कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, उसके लिए अनस्पेंट अमाउंट यूटिलाइज्ड होना है, फिर तो छोड़ो उसको. कोई ऑनगोइंग प्रोजेक्ट नहीं है तो आपका जो पैसा बचा हुआ है किसका? CSR पॉलिसी का, जो आपने खर्च नहीं किया. अनस्पेंट अमाउंट को आपको फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 6 महीने के अंदर अंदर ट्रांसफर करना है इन द फंड स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 7. बट अभी तक ये सेक्शन नोटिफाई हुआ नहीं है. वेदर इन रिस्पेक्ट ऑफ अदर देन ऑनगोइंग प्रोजेक्ट, company has transferred the unspent amount to a fund specified in schedule 7 to the Companies Act within a period of 6 months of the expiry of the financial year in compliance with the second proviso to section 135 subsection 5. Whether
एनी अमाउंट रिमेनिंग अनस्पेंट परसुएंट टू एनी ऑन गोइंग प्रोजेक्ट। ऑन गोइंग प्रोजेक्ट का अमाउंट है वो भी अनस्पेंट पड़ा है, क्या आपने वो स्पेशल अकाउंट में ट्रांसफर किया गया? जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट का अमाउंट नहीं है वो फंड में जाएगा और ऑनगोइंग प्रोजेक्ट का अनस्पेंट अमाउंट स्पेशल अकाउंट में जाएगा। जैसे ये तो अभी सेक्शन नोटिफाई नहीं हुए हैं, बट मैं इसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको डिविडेंड वाले पॉइंट पर लेकर चलता हूं। क्या जब हम एक कंपनी की बात करते हैं जिसने डिविडेंड डिक्लेयर किया और डिविडेंड को उसने डिक्लेरेशन के 30 डेज के अंदर अंदर पे नहीं किया, तो विद इन नेक्स्ट 7 days द अमाउंट इज रिक्वायर्ड टू बी ट्रांसफर टू अ स्पेशल अकाउंट जिसका नाम है अनपेड अनक्लेम्ड डिविडेंड अकाउंट ऑफ सो एंड सो कंपनी, और इसमें से इस पैसे को जो डिविडेंड का अमाउंट है वो कंपनी को पे ऑफ करना है। नाउ एक क्वेश्चन अराइज हुआ कि यदि इस अकाउंट में से भी 7 years तक डिविडेंड का क्लेम नहीं किया गया, देन फिर ये जो भी अनक्लेम्ड अमाउंट है वो 7 साल के बाद ट्रांसफर हो जाता है फंड में जिसका नाम है इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड। तो इन अ सिमिलर मैनर यहां पर जो ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं और उनका पैसा अनस्पेंट है वो तो आप डालिए कहां पर? स्पेशल अकाउंट के अंदर। जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट के अलावा फंड है, ऑनगोइंग प्रोजेक्ट के अलावा अनस्पेंट अमाउंट पड़ा है वो आपको डालना होगा एक फंड के अंदर। कितने पीरियड में? 6 months फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। हाउएवर ये दोनों ही सेक्शन इंसर्टेड बाय कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2019 और जिस डेट को मैं क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूं अभी ये इफेक्टिव नहीं है। हो सकता है कि आज के बाद इमीडिएट नेक्स्ट डे ये इफेक्टिव हो जाए और आप कहें सर ये तो इफेक्टिव हो गए, इनकी तो नोटिफिकेशन आ गई, आपने पुराना पढ़ा दिया। जिस डेट को मैं पढ़ा रहा हूं आज ये अभी तक इफेक्टिव नहीं है। आप जब इस क्लास को देखें तो एक काम जरूर करिएगा, एमसीए की वेबसाइट पर जाकर नोटिफिकेशंस चेक कर लीजिएगा, क्या 135 का सेकंड प्रोवाइजो एंड 135(6) की जो अमेंडमेंट थी क्या वो इफेक्टिव हो गई है या नहीं हुई। दिस इज ऑल अबाउट पैरा 3 क्लॉज नंबर 20। सो इसके साथ हमारे कारो 2020 के टोटल 21 क्लॉजेस वो हमने कवर अप कर लिए जो पैरा नंबर 3 के अंदर बताए गए थे। नाउ पैरा नंबर 4 क्या कहता है? पैरा 4 कहता है कि यदि पैरा 3 में आपने किसी भी पॉइंट का आंसर, अपनी ओपिनियन, अपने कमेंट, नेगेटिव, एडवर्स, क्वालिफिकेशन में दिए हैं, देन यू आर रिक्वायर्ड टू स्टेट द रीजंस। आपको अपने रीजंस बताने पड़ेंगे आप इस चीज का आंसर नेगेटिव में क्यों दे रहे हैं। Where in the auditor report the answer to any of the question referred to in para 3 is unfavorable or qualified, auditor report shall state the basis for such unfavorable or qualified answer. Where the auditor is unable to express any opinion, क्यों? उसको कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिली, auditor shall indicate such fact together with the reason as to why it is not possible for him to give his opinion on the same. उसके लिए पॉसिबल क्यों नहीं हो रहा इस ओपिनियन को देना? that may be due to the limitations imposed over him by the management. So this is about para number 4. फिर यहां पर एक जनरल अप्रोच मैंने दी है, कारों की रिपोर्टिंग करने के लिए ऑडिटर क्या प्रोसीजर फॉलो कर सकता है। ये एज सच स्टडी मटेरियल में कवर नहीं है, ये आपकी चॉइस है, ऑप्शन है, करना चाहो कर लेना, नहीं करना चाहो मत करना, ऑप्शनल है ये टॉपिक। क्योंकि बहुत सारे टॉपिक हो जाते हैं जिनको लर्न करना होता है, तो 1-2 टॉपिक तो ऐसे हैं जिनको मैं ऑप्शन में दे सकता हूं, वहां पर आप थोड़ा सा रिस्क उठा सकते हैं क्योंकि एज सच मुझे नहीं लगता इसके ऊपर क्वेश्चन फ्रेम किया जाएगा। जो क्वेश्चन फ्रेम किए जाने वाले हैं, जहां गाइडेंस नोट की रिक्वायरमेंट आ सकती है, वो सारे मैंने आपको
टू दी एक्सटेंट मुझे जो रेलिवेंट लगते थे गाइडेंस नोट के पॉइंट, मैंने अपनी तरफ से उन सब पॉइंट्स को कवर अप किया है और साथ साथ हर एक क्लॉज के जो रिलेटेड क्वेश्चंस थे वो भी मैंने आपको कवर अप कराए हैं, चाहे वो पास्ट एग्जाम्स में आए हों, आरटीपीज में हों, एमटीपीज में हों। सब क्वेश्चंस को मैंने जो कारो 16 के क्वेश्चंस थे उनको कन्वर्ट किया है कारो 2020 के ऊपर। और एक चीज और, हो सकता है कहीं पर, क्योंकि बुक में काफी जगह पर कारो 16 का यूज होता है, ऐसे 240 के अंदर भी है, पीएसयू के चैप्टर में जाएंगे वहां पर भी है, एनबीएफसी के अंदर भी है। टू दी एक्सटेंट पॉसिबल जितना मुझे जहां जहां पर रिकॉल हुआ था मैंने वहां सारी जगह पर कारो को चेंज किया है, बट स्टिल हो सकता है किसी एक दो जगह पर अपडेट होना रह गया हो, तो आप उस पर्टिकुलर पॉइंट को अपडेट कर लें और रिक्वेस्ट करूंगा उसको मेरी नॉलेज में भी डाल दें कि सर यहां पर ये पॉइंट अपडेट होना रह गया है। मैं उसको नेक्स्ट एडिशन में, बुक्स का जब नेक्स्ट एडिशन होगा उसमें अपडेट कर दूंगा। सो इस चीज को, यदि आपकी नॉलेज में कोई भी ऐसा पॉइंट आता है जहां पर कारो का अपडेट होना रह गया है तो आप मुझे भी उसके बारे में इन्फॉर्म जरूर कर दीजिएगा। ये हो गया हमारा कारो का पूरा टॉपिक। एक क्वेश्चन इसका बच रहा है। सारे क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं, बट मैं चाहता हूं ये एक क्वेश्चन आप खुद अपने आप प्रैक्टिस करें ताकि आपको भी आइडिया लगे कि जब एक क्वेश्चन होता है उसको कैसे आइडेंटिफाई करना है और उसके आंसर में क्या क्या चीजों को लिखना है। तो मैं एक एडवाइस दूंगा आपको, पूरा कारो 2020 एक बार अच्छे से रिवाइज करिएगा एंड देयर आफ्टर फिर क्वेश्चन नंबर 36 के अंदर 4 पार्ट हैं, इन चारों पार्ट को आप लिख करके देखिएगा, ट्रेस करिएगा कि ये कौन से क्लॉज को बिलोंग करते हैं बिना देखे और लिखिएगा एंड देयर आफ्टर फिर आप अपने आंसर को जो क्वेश्चन बैंक हमने दिया है उसके अंदर जो डिटेल्ड आंसर है उससे मैच करिएगा। उसके बेसिस पर आपको आइडिया लग जाएगा आपकी लैकिंग कहां कहां पर आ रही है। तो इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपके होमवर्क में है। कारो एक्सपेक्टेड है कमिंग एग्जाम में डेफिनेटली 4 to 6 मार्क्स का क्वेश्चन डेफिनेटली होना चाहिए। सो दिस इज ऑल फॉर दिस टॉपिक कारो 2020। तो इस सेशन को यहीं पर ओवर करेंगे और फिर नेक्स्ट सेशन के अंदर किसी दूसरे टॉपिक के साथ शुरुआत करेंगे। गुड बाय एंड टेक केयर।